अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल का हम 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है 20 चैप्टर का हमारा एक टॉपिक रह गया था आईसीएस वालों का मैथमेटिक्स रह गए थे। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 20 को कंप्लीट करते हैं और एफएससी वालों के लिए रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 20 में से एक टॉपिक रह गया था और इस चैप्टर के हमारे मैथमेटिक्स रह गए थे करने वाले। ठीक है, आईसीएस के तो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम वही पुरानी वाली थोड़ी सी डिटेल है। ठीक है, जो हमने बोहर के मॉडल में पढ़ी थी, क्वांटाइज एनर्जी पढ़ा था, फिर हमने क्वांटाइज रेडियस पढ़ा था। ठीक है, उसी टॉपिक के रिलेटेड इसमें हमारे पास डिटेल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो, इससे पिछले वाले जो टॉपिक्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को एनर्जी का रिलेशन बताया। हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई थी, अगर वो हम एक्सप्लेन करूं, मैं आप लोगों को लिखूं तो वो क्या आई थी, E = -mE4 v का स्क्वायर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, m² h का स्क्वायर। ये हमने एनर्जी की वैल्यू डिराइव की थी जब हमने बहुत का टॉपिक पढ़ा था, क्वांटाइज रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तब हमने एनर्जी का ये रिलेशन डिराइव किया था। अगर सपोज स्टूडेंट्स मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहती हूँ हाइड्रोजन गैस में हूँ तो तब एनर्जी क्या होगी, तो मैं एक बच्चों मेंशन कर देती हूँ फॉर हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो हमें पता है कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। मैथ की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, ई की वैल्यू भी हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। सिर्फ इस एन के अलावा बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन गैस का अगर हम बात करें जी की, तो हाइड्रोजन गैस के जी किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस का जो चार्ज नंबर होता है वो बराबर होता है 1 के। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया C = 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज को पुट करूं, सिर्फ n को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट को G की जगह पर 1 पुट करूं, तो साइंटिस्ट ने देखा जो एनर्जी की वैल्यू आती है फॉर हाइड्रोजन के लिए वो आई थी -13.6 ओवर n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आई थी फॉर हाइड्रोजन गैस। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। हम बात करते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन गैस के लिए क्वांटम नंबर n लें तो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, n अगर 2 हो, n पहले देखेंगे n की वैल्यू जब 1 हो तो तब हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, n की वैल्यू 2 हो। ठीक है, आप लोगों को पता है n क्या होता है, n हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम चेक करना चाहते हैं एनर्जी की वैल्यूज। ठीक है, हम देखेंगे फॉर n = 1 देखेंगे तो एनर्जी हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, फिर हम n = 2 करके देखेंगे, फिर चेकआउट करेंगे कि एनर्जी क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन की एनर्जी चेक करनी है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट पे कौन से लाए कर रहे हैं और दूसरे स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट के अलावा जो बाकी स्टेट है एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं उन पे कौन से क्या क्या एनर्जी लेवल्स लाए करती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फॉर n = 1। अगर हम सपोज कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए कि n की वैल्यू हमारे पास हो 1, तो जब n की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होगी तो देखिए हमारे पास E एच क्या आता है -13.6, n की जगह मैंने पुट कर दिया 1 का स्क्वायर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखा क्या एनर्जी की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप लोगों को पता है ये हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, क्योंकि सबसे लो लेवल की एनर्जी है। ठीक है, सबसे लो लेवल है n = 1, सबसे लो लेवल की एनर्जी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अगर आप लोग इधर पिक्चर में देखें तो मैंने भी एक साइड में क्वांटम नंबर से के शो किया मैं, n = 1 होगा फिर एनर्जी क्या होगी, n = 2 होगा फिर हमारे पास क्या एनर्जी होती है। ठीक है, इस साइड में क्वांटम नंबर से लिखे हैं और इस साइड पे मैंने उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो देखा क्या जब मैंने n = 1 पुट किया तो हाइड्रोजन की एनर्जी की है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। क्यों ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, क्योंकि ये सबसे लो लेवल की एनर्जी है। हमने देखा n = 1 ये सबसे लो लेवल है, तो लो लेवल की एनर्जी हमारे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा मैं फर्दर की एनर्जी से कैलकुलेट करूंगी और फिर इसकी डिटेल से डिस्कशन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फॉर n = 2। ठीक है, तो हमारे पास इधर जाके हम आप पहले n सम क्या था, अब n की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ 2। तो जब मैंने n की जगह इधर 2 पुट किया तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है।
तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 2 पुट किया, E H इज इक्वल टू -13.6 क्लियर है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 4। तो स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो फॉर n इज इक्वल टू 2 जो एनर्जी आएगी वो आएगी -3.40 क्लियर है। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई E2 की, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखिए पहले एनर्जी आई थी -13.6, अब एनर्जी आ गया -3.4। जैसे जैसे हम एनर्जी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं एनर्जी लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एनर्जी के लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने इधर मेंशन करना है बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग n द एनर्जी लेवल आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं E4 की, ठीक है। हम 2-3 कैलकुलेट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, हम इसको रेस कर लेते हैं। तो बाकी फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ। मैंने E1 की वैल्यू N1 की वैल्यू पूछी, फिर n इज इक्वल टू 2। अब हम बात करेंगे जब n इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। मैं इक्वेशन को दोबारा से मेंशन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है एनर्जी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 3। जब n इज इक्वल टू 3 है तो चेक करते हैं एनर्जी क्या आती है -13.6, इधर 3 का पुट किया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो स्टूडेंट्स एनर्जी मेरे पास आ गई -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थर्ड लेवल की एनर्जी है। अब हम फिर से n की इंक्रीज करते हैं। इतना बात आप लोग क्या करते हैं, जब जब हम n को इंक्रीज करेंगे एनर्जी के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन पहले n फिर n2 फिर इस तरह n को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एनर्जी के लेवल भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं। E3 के बाद हमारे पास आता है E4, ठीक है। E4 में हम क्या करते हैं, पहले n इज इक्वल टू 3, अब E4 में n इज इक्वल टू 4। तो -13.6 को हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इधर हमें 4 पुट करना है, 4 का स्क्वायर लेंगे। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखा कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये हमने सबसे पहले 1 के लिए की, फिर 2 के लिए की, 3 के लिए की, फिर 4 के लिए की, ऐसे समान आप लोग ने चलते जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखा गया जब हमने E4 किया तो एनर्जी की वैल्यू 0.75, ठीक है। अब यकीनन अगर हम E4 को देखें, ये जो मैंने रिलेशन कैलकुलेट किया है E4 आप लोग करें -0.85। अब जब हमने E4 किया तो -0.85 आ रहा है। तो अगर हम इसके बाद मजीद कैलकुलेट करें तो इस रिलेशन से हमें ये समझ आता है कि इसके बाद एनर्जी 0 ही आएगी, ठीक है। कॉमन सेंस है, पहले इतनी आ रही थी, ठीक है, फिर इतनी आ रही थी, इतनी, अब 0.85 आ गई। तो जब हम इसके बाद कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो हम अपना आइडिया से अंदाजा पा सकते हैं कि हाँ इसके बाद एनर्जी 0 आना शुरू हो जाएगी, 0.005, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। वो कौन सा टाइम का, देखिए स्टूडेंट्स इधर थी 0.85, इसके फिर आगे थी 0.05, फिर 0.0 समथिंग, फिर 0.0 समथिंग, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। अब हमने वो पॉइंट देखना है कि जिसमें एनर्जी कंप्लीटली 0 हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ जिस पॉइंट पे एनर्जी हमारे पास कंप्लीटली क्या हो जाती है 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिलेशन को ध्यान से देखें, ठीक है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं -13.6 ओवर, ठीक है, इस रिलेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करके हम हर चीज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर स्टूडेंट्स हम अब n की जगह इंफिनिटी पुट करें, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इफ n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब n इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा प्रॉब्लम को पता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जब n इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है, ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करें तो हमारे पास एनर्जी क्या आती है। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी किसी भी चीज से डिवाइड हो तो हमारे पास एनर्जी क्या आती है 0। ये आप लोगों ने मैथ्स में पहले भी बात करी। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रही हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियस से, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, इसके साइड पे आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे हमारे पास एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये कुछ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सारे एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए। अब हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इस बात की डिटेल देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि कोई भी आखिरी शब्द, इधर कोई सपोज कर लेते हैं आखिरी शब्द 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए वो थोड़ी एनर्जी चाहिए है। क्यों थोड़ी एनर्जी चाहिए है स्टूडेंट्स? अगर करीब वाले शेल से देखा जाए ना तो इसमें न्यूक्लियस की ज्यादा फोर्स होती है, न्यूक्लियस के पास होता है ना वाले शेल, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना आसान नहीं। अगर न्यूक्लियस से दूर चलते जाए, ठीक है, बहुत आखिरी शेल पे देखा जाए, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना हमें आसान होता है क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स पे इस न्यूक्लियस की जो फोर्स लगती है ना वो थोड़ी लगती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना है तो हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारा इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट था और डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन में हमने स्टूडेंट बोहर का मॉडल पढ़ा था, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, सबसे पहले मैं एनर्जी की को लिख देती हूँ, En माइनस एन E4 Z का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर H का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को बोहर का कॉन्सेप्ट याद हो, इसी लेक्चर के लिए वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया था। बोहर ने कहा था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, उनकी एनर्जी निकालने को दोनों का डिफरेंस ले और फिर बहुत अंदर से फोटॉन्स को एमिट करता है और उन फोटॉन्स की अगर हम कैलकुलेट करें तो उन फोटॉन के पास कितनी फ्रिक्वेंसी है तो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बोहर हुआ। तो स्टूडेंट अगर हम ये रिलेशन एक दफा ई आई के लिए लिखते हैं, एक दफा इस रिलेशन को ई के लिए लिखते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैंने ई आई के लिए रिलेशन का, तो एन के साथ आई आ जाएगा, इस रिलेशन को ई ए के लिए लिखेंगे तो एन के साथ क्या आ जाएगा के, तो माइनस E4 Z का स्क्वायर, ठीक है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर H का स्क्वायर, तो इसके साथ मैंने आई लगा दिया। अब मैं के लिए लिखूंगी, ये भी सेम रिलेशन, माइनस एन E4 Z का स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन के का स्क्वायर H का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को वापस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे तो चलिए चेकआउट करते हैं कि हमारा रिलेशन क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हम ई आई हमारे पास गया माइनस E4 Z का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन आई का स्क्वायर H का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा सेंटर में, माइनस ये वाला भी माइनस, तो दोनों क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो चलिए एन E4 Z का स्क्वायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको सुने, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों का इसकी डिटेल से डेरिवेशन बता दूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अगर हम देखें जी हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर भी जी की जगह क्या आ जाएगा 1 किसी से भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वो भी आता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज कॉमन आती है। मैं आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, मैं ऊपर वाला रेस करें क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है, तो आप लोग अपने नोट्स बनाते जाएं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इनको कॉमन देखते हैं, जैसे कॉमन क्या आता है, ठीक है, इसके पास Mn4 है, इसके पास Mn4 है, मैंने Mn4 को क्या कर दिया कॉमन ले लिया। नीचे हमारे पास इसके पास भी 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, इसके पास भी 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, H स्क्वायर इसके पास भी है, H का स्क्वायर इसके पास है, तो बच्चे लोग हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, आप देखें मैं Ni को बाद में लिखूंगी, Nk को पहले लिखूंगी, इसके साथ पॉजिटिव सिंबल है, इसके साथ नेगेटिव सिंबल है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखी जाए। तो बच्चे देखिए 1/Nk का स्क्वायर माइनस 1/Ni का स्क्वायर बराबर आ गया HF। स्टूडेंट्स मैंने ये बात काफी दफा पीछे पढ़ा चुकी हूँ, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, ये रिलेशन हम पीछे काफी दफा पढ़ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जगह सिंपल इसकी वैल्यू पुट करें, तो चलिए देखते हैं हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट H का स्क्वायर 1/Nk का स्क्वायर माइनस 1/Ni का स्क्वायर, ठीक है, H फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने C डिवाइडेड बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स H देखें, H इधर भी है इधर भी, इस एक C को इधर से उठा के इधर था, ठीक है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखते हैं बच्चे हमारे पास क्या रिलेशन बनता है। हमारे पास रिलेशन बनता है N/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट का हमने क्या लगा दिया, हमने एप्सिलॉन नॉट लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अगर आप हम देखें H के 2 थे, ये भी H इधर आ गया, H का क्यूब हो गया, ये C भी इधर आ जाएगा,
तो 1/n(k) का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1/λ, ये हमारे पास सारा रिलेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें आप हमको एक आखिरी बात बताने लगे, इसके बाद हमारा टॉपिक ना कंप्लीट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आखिरी बात ध्यान से सुन लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट के अलावा जो बाकी टर्म नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनकी वैल्यूज मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। स्पीड ऑफ लाइट की भी बता चुकी हूँ, प्लांक्स कांस्टेंट की भी बता चुकी हूँ, एप्सिलॉन नॉट की भी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी बता चुकी हूँ, मैथ्स का भी आप लोगों को पता है। तो स्टूडेंट्स इन सब की जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उस इस पूरे रिलेशन का जो आंसर आता है ना वो हमारे पास आता है 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे ये 1/n(k) का होल स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ठीक है, 1/λ। स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ये हमने सारा पढ़ लिया एंड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। इधर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।